चलो देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कल तक हो गया था, लास्ट लेक्चर में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया था। फिर से हम रिवीजन पर्पज से एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बात कर लेते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोला था मैंने, कि ऐसा फ्रीक्वेंसी जो कि मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम पहले बोल रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड है एस सी बाई लेमडा और पाई बाई लेमडा बोल रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे हैं, पाई बाई एच तो हमने फ्रीक्वेंसी के लिए बोला था, एच सी लेमडा, और सी लेमडा बराबर कितना बोल रहे थे, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी लेमडा होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरी इसमें मॉडर्न में काम आएगा। तो देखो, एच एफ बोल दें अपन लोग, एच एफ, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी सॉरी, दिस इज योर एनर्जी। ओके, दिस इज योर आइंस्टीन एनर्जी, एनर्जी इक्वेशन, यही बोला था मैं कल, ई बराबर एच एफ। और एक चीज और बताया था आपको कल की क्लास में कि ई इक्वल्स टू, यदि कैलकुलेटिव पार्ट है तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, लैम्डा इन नैनोमीटर। यदि नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, तो क्या करेंगे, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ई बराबर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन लेमडा इंटू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो नैनोमीटर में दिया हुआ है उसको लेमडा इंटू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेटिव पार्ट में बड़ा बहुत ज्यादा काम आएगा आपकी ये वाली चीज। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर दिस वन। अपन फिर उसके बाद एक और रिवीजन पर्पज से देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम थी वो थी 5 माइनस पाई। ई इज द एनर्जी एंड पाई इज द वर्क फंक्शन। पाई क्या था आपका, वर्क फंक्शन था। वर्क फंक्शन के बारे में आपने देखा था कि यदि कोलिजन को कंसिडर नहीं करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है ई माइनस पाई से। ठीक है, तो ये चीज हमने कल देखी थी। तो काइनेटिक एनर्जी की एक फाइनल इक्वेशन मैंने लास्ट में लिखी थी कि एच सी बाई लेमडा माइनस पाई, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई थी आपको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में बोला था कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट, ऐसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये बोला था कि ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में आती है, दैट्स कॉल्ड बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इजेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि हमेशा एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट निकाल के आए थे कि एच सी बाई लैमडा इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एच सी लैमडा को हम लोग बोल सकते हैं एच एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 5 को हम बोल सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाई एच। ठीक है, इसमें दो पार्ट बोले थे मैंने। एक बोला था कि एफ नोट ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी जो कि आपके रिक्वायर्ड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और दूसरी चीज ये बोली थी कि इससे बड़ा होगा हमेशा एफ नोट से। यदि इससे एफ हमेशा एफ नोट से बड़ा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, एफ हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एफ नोट से, तब आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। और इसका मैंने एक ग्राफ बनाया था आप लोगों के लिए। ग्राफ इस तरह का था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है और ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास। ये पूरा कंक्लूजन था लास्ट क्लास के अंदर, जो कि मैंने आपको छोटी सी चीजों में रिवाइज कर दिया है। किसी को देखना है तो पीछे जाके आपको पूरा लेक्चर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई सारी कहानी खत्म कल वाले लेक्चर्स की, डिटेल में पढ़ना है। अब आज बात करते हैं अपन किस पर, आज बात करते हैं अपन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये बोलती है कि यार मिनिमम ऐसी वेवलेंथ होनी चाहिए किसी भी रेडिएशन जो आ रहा है आपके, कि ऐसी वेवलेंथ होनी चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का मतलब ये है कि
दे शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना चाहिए, दैट्स कॉल्ड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। ओके, द मैक्सिमम वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएटर व्हिच कैन बी कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप कैसे दिखाएंगे? फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है बाहर, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए बात करें तो ई हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो एच सी बाई लैम्डा जो है, एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को बेटा, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर दिस इज कॉल्ड बी ब्रह्मास्त्र, इसको आप याद कर लीजिए। और आपको पता हो सब कुछ, प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, सी आपको पता होता है, लैम्डा आपको गिवन होगा, तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एनीथिंग यू फाइंड इट। तो एस सी बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो लेमडा के बारे में बात की जा रही है, तो देखो लेमडा इक्वल टू एच सी बाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैंने उल्टा कर दिया है, एकदम से नहीं समझ में आया तो दोबारा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो एच सी बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये चीज हो जाएगी आपकी कि लेमडा एच सी बाय, उल्टा लिख दिया फिर से उल्टा लिख दिया, बड़ा कंफ्यूजन स्टेटमेंट है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि लेमडा ये है ना, ये हमेशा इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, ये लेमडा मिनिमम नहीं मिला आपको, ये लेमडा मैक्सिमम मिला है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये लेमडा जो है, ये लेमडा इसके बराबर एस सी, लेमडा एस सी बाय पाई के बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप, तो लेमडा मैक्सिमम मिलेगा आपको, लेमडा मैक्सिमम कितना मिलेगा कि एच सी बाय 5, इससे ज्यादा लेमडा नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन से यही समझ में आता है कि एच सी बाय लेमडा जो है, वो एच सी बाय 5 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और ये हो गया लेमडा नोट। तो यहाँ से आपको ये मिला, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिला कि एच सी, ये एच सी बाई 5 जो है, एच सी बाई 5 जो है वो आपको लेमडा मैक्स दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये वेवलेंथ कौन सी होगी आपकी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई, तो कोई बात नहीं है। तो यार मुझे तो ध्यान रखना है कि सर पाई बराबर एच सी बाई लेमडा होता है, ये होता है ना, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। ये एच सी बाई 5 जो है, यहाँ से समझिएगा ये मैक्सिमम लेमडा है, एच सी बाई 5 जो है ये लेमडा नोट के बराबर हो गया बस। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया। यानी कि आपका लेमडा जो है, आपका लेमडा जो है, लेमडा के बारे में बात करें, जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म की बात करें लेमडा के बारे में, तो लेमडा हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, लेमडा नोट से, या फिर उसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बड़ा आसान से समझ में आएगा। ठीक है, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये एक्सी मैक्सिमम वेवलेंथ है, जिससे जिससे कम या उसके बराबर होगा तभी आपका इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा, अदरवाइज इससे ज्यादा कर दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो एस सी वाई लेमडा जो है, मैंने बोला ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, आप इसको रेंडमली यूज करिएगा सारे क्वेश्चंस में। आप ये फॉर्मूलाज याद रख सकते हैं, वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो आपको सारा काम आएगा इसी। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम चल रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में फिर से एक ग्राफ बनाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो ई माइनस फाइव के बराबर होती है। तो देखो ई बराबर एस सी बाय लेमडा होता है, फाइव बराबर एस सी बाय लेमडा नोट हो गया। यहाँ पे लिखा मैंने अभी जस्ट अभी आपको कि फाइव की वैल्यू लिखोगे आप, तो एस सी बाय लेमडा है, अरे क्या हो रहा है ये, फाइव बराबर लिखोगे तो एस सी बाय लेमडा है, लेमडा नोट है, तो यहाँ तो एस सी तो कैंसिल आ जाएगा, एच सी से कैंसिल कॉमन आ जाएगा, कैंसिल नहीं आएगा। तो आप ग्राफ बनाओगे तो देखना यहाँ पर,
ये ग्राफ बनाया आपने किसके बीच में, 1/λ 1/λ माइनस 1/λ0, यदि h से कॉमन ले लेते हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी को फिर से इक्वेट करोगे y = mx + c से। x कौन है यहाँ पर, 1/λ है, ठीक है, h कौन है, 1/λ है। तो 1/λ के बारे में बात करेंगे तो ग्राफ आप डायरेक्टली वैसा का वैसा ही आएगा जैसे पहले था, ठीक है। आप निकालोगे वर्क फंक्शन, वो आएगा SC/λ और ये 1/λ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ, ठीक है। वैसे लैम्डा थोड़ा इतना इंपॉर्टेंस नहीं करता है क्योंकि लैम्डा हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, उसी भी वेवलेंथ पर हम लोग बात करते हैं, अदरवाइज हम लोग बात करते ही नहीं, बात इतना आसान नहीं हो जाता, थोड़ा आसान तो है लेकिन हमेशा वेवलेंथ मैक्सिमम टाइम गिवन होती है, क्योंकि वेवलेंथ थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के लिए, तो एग्जामिनर भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, ठीक। अब एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, अपन एक क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये बोला गया कि एक फाई है जिसका फाई है, एक मेटल है जिसका फाई दिया हुआ आपको 0.4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए कितनी होगी, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ के जिसके लिए आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो फाई बराबर hc/λ0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, फाई बराबर hc/λ0। तो वी नो दैट फाई बराबर hc/λ0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन λ0 ही मुझे चाहिए, λ0 मुझे चाहिए और नैनोमीटर में मिलेगा वो, फाई का वैल्यू मुझे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो वी नो दैट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर्मस्ट्रांग बाद में आता है, इनटू λ0। तो λ0 निकालना है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो उसे हो जाएगा 12400 अपॉन 4, तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 310 नैनोमीटर, ठीक है, 310 नैनोमीटर इज द योर आंसर, ओके सर। कहते हैं। अब देखो आगे में क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका है, अब फोटो करंट के बारे में बात करते हैं। कौन सा करंट, फोटो करंट। फोटो करंट के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करें। यार स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा पोटेंशियल है जो स्टॉप करने में काम आए, ठीक है। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि किस तरह की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यार जब एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं बड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक कैथोड और एक एनोड लगाया गया और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे आप लोग, वैसे ही क्या होगा जी, जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे आप लोग वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। अब बैटरी के साथ मूव करेंगे तो बैटरी भी मूवेबल है, मान लीजिए ये एनोड है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ जब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको, और ये कैथोड है। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज और कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। जब इस पर रेडिएशन आके गिरेगी, जब इस पर रेडिएशन आकर गिरेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर जाके ये पकड़ना चाहेगा चार्जेस को, ये पकड़ना चाहेगा, ये इधर आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कहाँ जाएंगे, ये वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब में बाहर तो जा नहीं सकते तो इधर ही होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वापस यहाँ आ जाएगा। इस पर रेडिएशन कंटिन्यूसली आ रही है, इस पर फोटोन्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। आप सभी को क्या पता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये बड़ा कोई नया टॉपिक नहीं है, बस ये सब कुछ पुराना चल रहा है। यहाँ पर करंट किसकी वजह से आ रहा है कि किसी कैथोड रे पर रेडिएशन आई और रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, आपने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर, तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए वो इजेक्ट है ना, वेस्टेज में नहीं गए, वो इजेक्ट कहाँ जाके कलेक्ट हो गए, एनोड पर जाके कलेक्ट हो गए। वो एनोड
पर आपने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि नीचे एक बैटरी लगाई हुई है जो वो इस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, वापस यहाँ लाके कलेक्ट कर दे रहा है इस प्लेट पर, रेडिएशन कंटिन्यूसली आ रही है, इलेक्ट्रॉन वापस से मूव हो रहा है। तो इस वजह से जो करंट बना, दैट्स कॉल्ड बी फोटो करंट। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इस पे रेडिएशन डालने से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन का हमने मूवेशन करा दिया। मूवेशन कराते आपको पता है कि कभी भी चार्ज का फ्लो होता है टाइम के साथ, वो करंट बना देता है। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर इसका पोटेंशियल जीरो करना हो तो करंट को रोकना हो तो इसके अपोजिट में क्या हो गया, आप एक बैटरी लगा दो, ऐसी बैटरी लगा दो, ऐसी वाली। आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रेडिएशन लिमिट करोगे, इलेक्ट्रॉन पे इधर एक अलग फोर्स लगा हुआ है, एक अलग फोर्स लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, आपका वर्क फंक्शन काम ही नहीं करेगा। क्योंकि आपका वर्क फंक्शन यदि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको वर्क फंक्शन, तो पहले ये नॉर्मल प्लेट थी जब तक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आपने एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, उस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स आया हुआ है, तो वो रेडिएशन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैलिड नहीं रहेगा। जैसे हमने पहले भी बोला था फिर थोड़ी देर पहले कि कोलिजन जब तक नहीं है तब तक काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो किसके बराबर होगी, E-5 के बराबर। यदि कोलिजन का रोल आ गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी कभी भी इस फॉर्मूले से मैक्सिमम नहीं आएगी। ये मैंने पहले बोला ना अभी थोड़ी देर पहले। तो उसी तरह से बोला गया है यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि आपका जो करंट है वो तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन से आया, इमिशन से आया, तो आपने देखा कि कोई भी इमिशन से आया तो करंट आया। करंट तो कब तक आएगा, जब तक आप रेडिएशन अप्लाई करते रहोगे। आपसे पूछा जाए कि बताइए मुझे कितना पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा इस करंट को स्टॉप करने के लिए। ये जो अरेंजमेंट लगाया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकल के, यदि मुझे इनको रोकना हो, मुझे ऐसा पोटेंशियल रिक्वायर्ड हो कि मैं इस फिनोमिना को रोक दूं, करंट को जीरो कर दूं, तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल लगाऊंगा मैं, जो अगेंस्ट में पोटेंशियल लगाऊंगा, अगेंस्ट में जो पोटेंशियल लगाऊंगा उसी को बोलेंगे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि यार स्टॉपिंग का मतलब ये हो गया कि आपने आपने जो पोटेंशियल लगाया अगेंस्ट में, उसी को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल ऐसा है कि आपका इस करंट के फ्लो को जीरो बना दे रहा है। समझ में आया? तो ये यहाँ से दो चीजें हैं जो थियोरेटिकल है और कुछ भी नहीं है। इसका ग्राफ थोड़ा जरूर ज्यादा सा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। तो ग्राफ में देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। ग्राफ ये है, एनोड है, या इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल। और ठीक है, ये करंट है आपका जो कि फोटो करंट के नाम से जाना गया है, यहाँ पे फोटो करंट के नाम से जाना गया। तो देखिएगा कि ये चीज है, ये देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स में एक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स में आपको एक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। पहले ये नहीं बनाता हूँ मैं, पहले पूरा ग्राफ बनाता हूँ, बाद में बनाऊंगा एक चीज। देखो आपने देखा कि आपने जैसे जैसे आपके रेडिएशन बढ़ते गए वैसे वैसे आपकी करंट बढ़ती जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना, ठीक से बनाने दीजिए ग्राफ, तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। भैया आप ऐसा है क्या, ऐसा है कि आप इस इलेक्ट्रॉन पर रेडिएशन बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, करंट बहुत ज्यादा बढ़ता ही जाए? नहीं जाएगा ना, एक सेचुरेशन के बाद करंट भी रुक जाएगा, कितना भी आप उसको रेडिएशन दो। अब आप लोग को बोलना है कि ये करंट आपको जीरो करनी है, इस करंट की वैल्यू क्या करनी है आपको, जीरो। तो आप क्या करोगे, एक नेगेटिव में पोटेंशियल लगा दो, एक नेगेटिव में क्या करोगे, पोटेंशियल लगा दोगे। ठीक है, नेगेटिव में आप क्या करोगे, एक पोटेंशियल लगा दोगे। पोटेंशियल लगा दिया आपने, दैट्स कॉल्ड बी स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। तो वो कहाँ लगेगा, ऐसा तो है नहीं है कि आपने रेडिएशन दे रहे हो, आपका ये वैक्यूम चेंबर बना हुआ है, इस वैक्यूम चेंबर ने आप पे बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो अब आप कहो कि रेडिएशन कंटिन्यू में देता जाऊं, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस करंट को जीरो करना है, इस करंट की वैल्यू को जीरो करना है, तो एक रिवर्स में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना। उसी पोटेंशियल को अपन ने बोला है कि क्या हो जाएगा, ये स्टॉपिंग
पोटेंशियल हो जाएगा। बस ये कहानी है, इसका यही ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए, तो शायद आप ग्राफ कहीं पे भी देखेंगे तो पहचान जाएंगे। क्या हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस कॉल्ड फोटो करंट, एंड दिस इज कॉल्ड सॉरी पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, सॉरी कैथोड पोटेंशियल, एनोड नहीं कैथोड पोटेंशियल। कैथोड है ना पॉजिटिव चार्ज तो। ठीक है बेटा, तो ये कहानी हो गई, और कुछ भी नहीं है। आई वर्सेस वी का ग्राफ है ये। ठीक है, ये है आपका आई वर्सेस वी का ग्राफ। अब देखो, एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन किस किस पर करेगा। स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन मीन्स वी नॉट बराबर जो होता है वो होता है एच सी बाई ई लेमडा माइनस फाइव बाई ई। ये कहाँ से आता है सर, ये तो बड़ा भयानक आ गया। आप तो बोल रहे थे एक ही फॉर्मूला आता है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है बेटा? देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो किसके बराबर होती है? ई माइनस फाइव के बराबर होती है ना, यहीं से आता है ये। ठीक है, तो अपने को तो पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए अपने को? पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी इक्वेशन को। क्या करनी पड़ेगी अपने को? पोटेंशियल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो थोड़ा सा समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखना इधर कैसे आएगा ये, मैं अब इतना ही बता दिया तो यही भी बता देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आएगी वो आपके वर्क फंक्शन के बराबर आएगी। वर्क फंक्शन ही वर्क डन के बराबर आएगा, वर्क फंक्शन अलग चीज है। जितना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वर्क डन जितना होगा उतना ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो आपको पता है कि W बराबर Q इंटू वी होता है ना, वर्क डन सबको पता है। चार्ज के केस में W बराबर Q इंटू वी होता है। तो देखो Q क्या है, E है, V क्या है, V है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट डिनोट कर दो। तो यहाँ क्या लिख दोगे, ई वी नोट लिख दोगे ना, वी नोट। और वी नोट बराबर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही बोला मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको, ये कहाँ से आता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा ई माइनस फाइव के बराबर। तो आप बताओ ई से डिवाइड कर दोगे तो ये तो पोटेंशियल बन जाएगा स्टॉपिंग, और इसको भी ई से डिवाइड कर दें पूरे को, ये बन जाएगा वी पोटेंशियल इक्वल टू ई बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, ओके। तो देखो इधर देखना, वी नोट बराबर एच सी बाई लेमडा इंटू ई लिख सकता हूँ, ई बराबर एच सी बाई लेमडा इंटू ई माइनस फाइव बाई ई लिख सकता हूँ। देखो आई थिंक यू कंपेयर इट, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है कि नहीं है? तो दोनों चीज आ गई, तो ये आपका पोटेंशियल है। तो देखो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है लेमडा पर, लेमडा ऑफ रेडिएशन पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपका लेमडा क्या है, रेड कलर का आ रहा है, वायलेट कलर का आ रहा है, किस कलर का रेडिएशन आ रहा है। या फिर ये बोल सकते हैं और फ्रिक्वेंसी, क्योंकि लेमडा बराबर वन बाय एफ होगा, होगा नहीं होगा? वन बाई एफ होगा क्या कुछ और होगा? अरे आपको पता है ना, म्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है, एफ बराबर सी बाई लेमडा होता है, म्यू भी सी होता है। तो देखो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना फ्रिक्वेंसी के, हुआ नहीं हुआ यहाँ से? तो ये हो गया लेमडा पे डिपेंड कर रहा है या फिर फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसके लिए बोल रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है ये। ओके, लेमडा पे डिपेंड करेगा, उसके वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वर्क फंक्शन कितना है उसका, डिपेंड कर रहा है ना फाइव पर भी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, उस पर क्या डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहेगा। ओके, तो ये कहानी हो गई आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया खत्म। हेलो,
हेलो 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 हेलो। अपना सेकंड, अपना जो सेकंड चैप्टर है वो है मैटर वेव। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैटर वेव। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक में आपने एक कंफ्यूजन देखा था कि जो रेडिएशन थी, जो लाइट थी, उसके बारे में कुछ बोला गया कि दिस इज ड्यूल नेचर। तो बहुत सालों तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाया कि ड्यूल नेचर में ये पार्टिकल नेचर लाई करता है। पहले पहले पार्टिकल के लिए बोला, फिर वेव नेचर के लिए बोला। लेकिन फाइनली ये बोल दिया गया कि ये दोनों नेचर लाई करता है। उसी तरह से उसी तरह से मैटर के लिए भी ये बोला जाता है कि मैटर एक पार्टिकल भी है, यानी कि ये भी ड्यूल नेचर है। ठीक है, मैटर मैटर एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि दोनों तरह के हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बोला गया कि लाइट रेडिएशन है तो पार्टिकल नेचर है। पहले रेडिएशन के लिए बोला कि पार्टिकल नेचर है। फिर वेव वेव प्रूव करने के लिए बोला गया कि वेव पार्टिकल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और ये वाला फिनोमेना बिना पार्टिकल नेचर के नहीं दिखाया जा सकता। फिर वेव के बारे में बात आई तो ये यार इंटरफेरेंस कर रहा है सर, ठीक है, डिफ्रैक्शन कर रहा है सर, पोलराइजेशन भी कर रहा है सर। ये सब कर रहा है तो ये तो वेव नेचर है सर। ठीक है, पहले आइंस्टीन ने बोला कि वेव एक पार्टिकल थी, फिर वो 1905, हाँ 1905 में डिसाइड हुआ, 1905 में कि ये फोटो, ये एक पार्टिकल नेचर है। 1875 में ये हो गया कि ये एक वेव नेचर है। तो इसका उल्टा सीधा चलता रहा, फाइनली अब जाके डिसाइड हुआ है थोड़ा कि ड्यूअल नेचर रखते हैं। फिर उसके बाद आया डी ब्रोगली साहब आए। डी ब्रोगली साहब आए जिन्होंने बोला कि है ना, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाइए मत, मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप सुन लीजिए। ठीक है, आप दिमाग लगाइए मत कि मैं बोल रहा हूँ, आप चुपचाप सुन लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। ठीक, जैसे नीट के स्टूडेंट याद रखते हैं वैसे पूरी दुनिया भी याद रख लीजिएगा। नेचर होता है, देखो नेचर है, ठीक है, नेचर सिमेट्रिक लाई करता है। चुपचाप सुन लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मैटर है ना, चुपचाप से पार्टिकल मान लो, ठीक है, और आंख बंद के भी वेव भी मान लो, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोले। उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी, जैसे कि आप पढ़ोगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होती है। वैसे तो मुझे इस चैप्टर में मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को आता होगा, क्योंकि डी ब्रोगली आप लोग बहुत पढ़े होंगे। डी ब्रोगली आप लोग बहुत पढ़े होंगे किसमें, केमिस्ट्री के अंदर। मैं जब छोटा था, जब मैं नन्नू सा था, ठीक है, तब मैं पढ़ा था केमिस्ट्री। तो उस केमिस्ट्री में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मेरे को वहीं से याद हुआ था। मैंने फिजिक्स में नाम ही नहीं सुना था डी ब्रोगली। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या, बस इसने एक चीज बोली यहाँ पर कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक बोल्ड हाइपोथेसिस है। मतलब एक बहुत इसने तरीके से बोला कि भाई मान लीजिए आप, ऐसा है, मान लीजिए आप कि ऐसा है कि भाई एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव एसोसिएट विद इट। जो मूविंग पार्टिकल है ना भाई, आपका पार्टिकल है मान लिया आपने, अब ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे वेव में मूव कर रहा है, तो ये वेव भी है। ये बड़े हाइपोथेसिस दिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा थियरी में भी नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई आप ये मान के चलिए कि दोनों ये करता है, जैसे लाइट ड्यूअल नेचर होता है वैसे मैटर भी ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि आपने देखा कि कोई मास है, वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें मोमेंटम होगा P बराबर mv, होगा कि नहीं होगा। तो उसने बोला कि मोमेंटम होगा। तो आपने वेवलेंथ के बारे में बताइए, इस मास की वेवलेंथ के बारे में। तो मास की वेवलेंथ के बारे में बोला उसने h/p, यानी कि प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। ठीक है, और इसी को इन्होंने बोल दिया कि ये फोटोन है। ठीक है, ये फोटोन है क्योंकि P बराबर mv होता है, ये सबको पता है। तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब वो मैटर वेव्स के लिए बोला गया कि दोनों मान लीजिए। अभी तक हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, फोटोन है, क्वांटा है, क्या है, क्या है, बहुत सारी रिसर्चेज चल रही है इस पर। तो बताया जा रहा था, ठीक है, तो ये वेव की तरह ने बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत सारी चीजें बताई गई। हमें जो काम की चीजें वो पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि हमें जाना नहीं है कि कौन सा रिसर्च प्रूव हो रहा है, कौन सा रिसर्च प्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि वो काफी सारी चीजें अभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। आप ये नहीं बोल सकते कि डुअल नेचर है भाई, आप ये नहीं कह सकते कि ये वेव ही है, या आप ये भी नहीं कह पा रहे कि ये क्या बोलते हैं, पार्टिकल है।
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बोलते गए बोलते गए बोलते गए, बहुत सारी चीजें हो रही है हो रही है हो रही है। तो देखो उन्होंने बोला कि आप लेमडा बराबर h/p है, तो आपको पता है कि सर प्लांक कांस्टेंट 6.62 6 इंटू 10⁻−37 मीटर होती है। और आपको पता है, नहीं 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 मैंने गलत लिख दिया है, एच का वैल्यू 34 होती है, 37 नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको एच का वैल्यू पता है। पी आपको कैसे पता लगेगा, आपका मास कितना है, आपका वेलोसिटी कितना है। ठीक, जैसे कि कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई एग्जांपल लिया मैंने कि कोई मास है जो 0.1 kg का है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लेमडा बराबर कितना होगा, तो लेमडा बराबर जब हमने देखा कि लेमडा बराबर h/p। ठीक है, तो h/p से 6.626 इंटू 10⁻−34 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया अप्रोक्सीमेटली 123। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, p बराबर m तो दिए दिया, v कितना दे दिया, v दे दिया, और m दे दिया कितना 0.10। ठीक है, तो जब आपने इसे लेमडा को सॉल्व किया तो ये कुछ आएगा 6.26 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, एक एक। ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास आया कुछ अप्रोक्सीमेट। तो देखो वेवलेंथ कितना बहुत बहुत नेग्लिजिबल वेवलेंथ आया। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल वेवलेंथ आया। तो यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम ये आ गया कि वेवलेंथ बहुत छोटा आ रहा है। तो किसी भी मास, किसी भी हैवी मास का, ये किसी भी बहुत छोटे मास का वेवलेंथ डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि वेवलेंथ पहले ही आर्मस्ट्रॉन्ग में आ रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग में आ रहा है, और उसके बावजूद जब आपने कैलकुलेट किया तो आर्मस्ट्रॉन्ग के बावजूद भी है ना, ये कुछ 10⁻- में 34 वगैरह वगैरह आ रहा है। तो यार ये समझ ही नहीं पा रहे थे, ये वेवलेंथ को मेजर ही नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही थी, इन लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ कि वेवलेंथ के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो ये कंफ्यूज थे। तो इन्होंने एक, आपको याद पड़ा हो, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया था तभी बताया था कि m बराबर m0 अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। ये बताया था। तो ये m0 जो होता है वो रेस्ट मास होता है, m0 क्या होता है, रेस्ट मास होता है। तो उन्होंने बोला कि जब आप इंसान हो तो आप है ना कितनी ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दौड़ सकते। ठीक है, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ सकते हो, या 100 मान लो, मान लोगे तो 100 मान लोगे तो कितना दौड़ लिया। आप एक बार बताओ, रूट के अंदर यदि 1 - 10 किलो 100 मीटर पर सेकंड रख देते हो, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा नीचे वाला, क्योंकि ये लाइट का स्पीड है। यार इसके कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रेस्ट मास है वही आपकी क्या हो गया, एक्चुअल मास के बराबर आ गए। तो यार एक इंसानों पे जब हमने प्रैक्टिकल किया तो ये मिला ही नहीं। इंसान क्योंकि प्रैक्टिकल लायक करने लायक आदमी नहीं है, तो इंसानों पे प्रैक्टिकल किया तो हमें मिला ही नहीं। रेस्ट मास के बारे में बता रहा हूँ। तो ये बोला गया कि यदि यदि किसी पार्टिकल को, देखना यहाँ पर ध्यान से देखना आप, किसी पार्टिकल को आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ा सकते हैं, किसी पार्टिकल को आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ा सकते हैं, तो क्या कहानी होगी, देखना इधर। कहानी ये होगी कि कहानी ये होगी कि m बराबर m0 डिवाइडेड ओवर 1 - c, यानी कि 3 × 10⁸, और c² कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोनों के लिए। ये हो गया 1 1 - 0, m बराबर कितना आया, m0/0, इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो m एक्चुअली में क्या आ गया, 0/0, यानी कि अनडिफाइन आ गया। अब ये जीरो मैंने क्यों माना, यदि मैंने जीरो इसलिए माना, यहाँ देखना एक छोटी सी चीज समझाऊंगा। मैंने जीरो इसलिए माना कि m0 यदि जीरो है, यानी कि रेस्ट मास कितना है आपका, जीरो है, रेस्ट मास आपका जीरो है, तो
फाइनल जो मास आ रहा है आपका एम नोट अपॉन समथिंग समथिंग, वो कितना आ गया 0/0। ठीक है, यदि 0/0 आ गया, तो यदि किसी पार्टिकल का ध्यान से देखिएगा, किसी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है, क्या बताने वाला था, हाँ, किसी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है, तभी जाके तभी जाके वो एक्चुअली में क्या है, अ, वो एक्चुअली में क्या बताने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था मैं यार। एम बराबर एम नोट डिवाइड 0/0। तभी पार्टिकल का यदि रेस्ट मास आपने 0 माना, ठीक है, तब जाके उसका फाइनल मास अनडिफाइंड है। ठीक है, फाइनल मास अनडिफाइंड है। जब किसी का रेस्ट मास 0 था, तो उसका फाइनल, जब उसको जाके आप किस स्पीड से दौड़ा सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ा सकते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ा सकते, तो ई बराबर mc² में क्या हो जाएगा, ये आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी, ये यहाँ जाके आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ई बराबर mc² में। ठीक है, यदि रेस्ट मास 0 है, उसका रेस्ट मास 0 है, ठीक है, तब जाके उसका फाइनल मास कितना आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि जब वो दौड़ेगा, फाइनली जब वो दौड़ेगा, ठीक है, यानी कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जब वो दौड़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं कि उसका मास ही डिफाइन नहीं है, उसका फाइनल मास डिफाइन नहीं है ना, एम इज द फाइनल मास, उसका फाइनल मास क्या है, उसका फाइनल मास डिफाइन नहीं है। ठीक है, तब जाके आप लोग ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि उसका फाइनल मास डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ाया, तो उसका तो फाइनल मास कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, उसका फाइनल मास अनडिफाइन आ गया, यानी कि इनफाइनाइट आ गया। और किसी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल का मास जो है इनफाइनाइट नहीं आ सकता। ठीक है, अनडिफाइन आप बोल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि वो पार्टिकल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ सकता है, वही पार्टिकल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ सकता है जिसका रेस्ट मास कितना है, 0 है, और उसका जो फाइनल मास है वो अनडिफाइंड है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो इनफाइनाइट है, क्योंकि किसी का भी मास इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास तो ये होता है, ये तो चार्ज होता है 9.1 × 10⁻⁻ समथिंग होता है ना, तो ये रेस्ट मास है उसका, है या नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से नहीं दौड़ सकता है भाई। ठीक है, समझ में आया। ये मैटर वेव में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखेगा आपके, कि कोई भी पार्टिकल आपका, इलेक्ट्रॉन आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से नहीं दौड़ सकता है। क्यों नहीं दौड़ सकता, क्योंकि जब तक रेस्ट मास 0 नहीं है, तब तक आप पार्टिकल को 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड से नहीं दौड़ा सकते। ये पूरी इक्वेशन का यहाँ पर कंक्लूजन है। ठीक है, यानी कि अब अनडिफाइन हो सकता है मास, इनफाइनाइट हो नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट मास है तो वो तो इतनी स्पीड से तो दौड़ ही नहीं सकता। समझ में आया आप लोगों को कुछ कुछ। यस सर। यस सर। साकिब, स्वरूप का है, स्वरूप का है। स्वरूप, नींद आ गई स्वरूप को, ऐसा लगता है मुझे। स्वरूप है ना मीटिंग में, देखने दो मुझे। हाँ है। जयराम, गीतू, अंशुमन, देखो समझ में आया। अरे नहीं आया तो बोलिए ना, आया है तो बोलिए, मैं और अलग एग्जांपल से समझा दूंगा, उसमें क्या है, मेरे पास बहुत बतेरो एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं बताएगा आपको और कोई कि मास कब अनडिफाइन होना चाहिए, कब डिफाइन नहीं होना चाहिए।
भाई पार्टिकल को दौड़ाना है तो उसका रेस मास 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ सकता 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। हेलो, आ गया सर। आ गया ना बेटा? यस सर। तो बस ये है मैटर वेव। समझे आप कि नहीं समझे? चलो इस बात पर यस एक और सर। एग्जाम्पल करते हैं अपन लोग। देखो एक एग्जाम्पल ये करते हैं। एक बहुत स्मॉल पार्टिकल कौन है अपने पास? बहुत स्मॉल पार्टिकल कौन है भाई? बहुत स्मॉल पार्टिकल अपन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल कौन है अपने पास?